हेलो दोस्तों। आज बिजनेस स्टैंडर्ड के ट्रेड इम्बैलेंस के ऊपर जो एडिटोरियल है उस पर हम एनालिसिस करेंगे। तो ये जो एडिटोरियल है ये कहता है कि भारत का जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो इंडिकेट कर रहा है कि हम इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ R&D में जो बजट एलोकेशन है वो हमारे पूरे बजट एलोकेशन का 1% है। और इसीलिए जो इनोवेशन होना चाहिए आज AI के एरा में उसमें बहुत कमी है। इसके बारे में भी एक हिंट मिलता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि स्टार्टअप्स तो हुए हैं हमारे पास, और बट ऑब्वियस है कि सबकी अपनी स्ट्रगल होती है। पर जो भी स्टार्टअप्स सक्सेसफुल होते हैं वो एक लेवल के बाद स्केल अप नहीं कर रहे। और इसके चलते एक बड़ी जो हमारी MNCs हैं बाहर से आती हैं और हमारे स्टार्टअप्स को वो टेक ओवर कर लेती हैं। तो इन सब चैलेंजेस के ऊपर ये एडिटोरियल है। और ये कहता है कि देखो ट्रेड इम्बैलेंस जो है, एक तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है हमारे इंपोर्ट से। और ऐसा नहीं कि इंपोर्ट ही हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी बहुत हद तक और जो हमारी एक्सपोर्ट की कैपेसिटी है उसको भी बहुत हद तक डिस्टर्ब करता है। जैसे कि कोविड के समय में हमने देखा था कि हमारे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स हैं जो चाइना से आते हैं, अचानक से कोविड के समय जब इनका सप्लाई बंद होता है तो हमारे यहाँ बहुत एसेंशियल मेडिसिन है उसकी कमी पड़ जाती है। साथ ही भारत का जो सोलर पावर सेक्टर है बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर पार्ट हमारा ट्रॉपिकल रीजन में है। हमारे पास बहुत लैंड अवेलेबल है, डेजर्ट का जो लैंड है, कोस्टल लैंड्स है। तो पोटेंशियल बहुत है पावर जनरेट करने के लिए। पर जो सोलर पैनल है हम उसके ऊपर भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसीलिए हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और एक तरह का ये हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी का जो प्रोस्पेक्ट है उसमें बहुत बड़ा एक चैलेंज है, एक थ्रेट है। अ, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जो फ्लिपकार्ट है 2018 में इसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया। तो ये एक दिखा रहा है कि ग्रो तो करती है हमारी इकोनॉमी, पर एक स्केल अप जो होना है, जो नेशनल कंपनी है, जो ग्लोबल कंपनी बने, हमारे यहाँ से भी MNCs का सोर्स बने, वो लेवल हमारे यहाँ मिस कर रहा है। और ये भी एक तरह से हमारे लिए एक इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। अ, और ये तो आप पॉइंट से बहुत ही फैमिलियर हो गए कि स्टार्टअप जो है, बहुत सारी रिसेंटली स्टार्टअप्स कॉलेप्स हुई। तो अब जो एक्सेस था स्टार्टअप्स के लिए, जो फंड से एक्सेस एक्सेस था, जो उनको गाइडेंस मिल रहा होता था, और साथ ही साथ इतनी रेगुलरिटी हर्डल्स जो बन गए, उसके चलते जो एक बूम बीच में मिला था वो अब मिस करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए अ, ये जो आर्टिकल है वो कहता है कि हमें R&D के ऊपर थोड़ा खर्च करना चाहिए, क्योंकि जब हम R&D के ऊपर खर्च करेंगे तभी कुछ हद तक हमें अपना जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज है, उसको यूज करने का मौका मिलेगा। इसी एवज में उन्होंने दिया है कि जो भारत की जो वैक्सीन डेवलप करने की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत हद तक लिमिटेड है, क्योंकि बहुत सारे जो इसके बाई प्रोडक्ट हैं वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर में भी इंडिया का इकोसिस्टम उस तरह से डेवलप नहीं है, हमारे पास उतने स्किलफुल लेबर नहीं है, इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है इंडिया में। तो ये भी सेक्टर अंडर डेवलप्ड है। इसी रेस्पेक्ट में कुछ मैं आपको केस स्टडीज दिखाता हूं जिसने अपने R&D पे खर्च करके, ऐसी इकोनॉमी जो बहुत ही प्रिमिटिव इकोनॉमी थी, साइज में हमसे बहुत छोटी है, और उन्होंने जब अपने इकोनॉमी में R&D के ऊपर खर्च किया, कुछ एलोकेशन किया, तो उन्होंने पूरा इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म किया। तो सबसे जीता जागता एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, साउथ कोरिया है, जिसको कि ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल पावर भी कहते हैं। और इसने बेसिकली अपने जो इकोनॉमी है उसमें R&D के बेसिस पर इकोनॉमी में बहुत हद तक पोटेंशियल एनहांस करी। और इसीलिए आज ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का एक जायंट है। ऑटोमोबाइल तो आपको पता है कि कितने ऑटोमोबाइल हमारी इन्हीं के साथ वेंचर है, साउथ कोरियन कंपनीज के साथ। सेमीकंडक्टर में इसका अपना खुद का दबदबा बना हुआ है। दूसरा जो एग्जांपल है इजराइल, छोटा सा एक देश है डेजर्ट के एरिया में। इसको स्टार्टअप नेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये निक नेम इसको मिला है क्योंकि इसने ऐसी इकोसिस्टम तैयार की है कि बहुत सारे प्राइवेट वेंचर्स यहाँ पे हो रहे हैं, नए नए इरिगेशन की फैसिलिटीज बना रही है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के इसने बहुत माइलेज गेन किया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे नए जो इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज के जो प्रोडक्ट हैं, जो इरिगेशन बेसिस में डिहाइड्रेटेड क्रॉप्स हैं, ये सारी चीज यहाँ से ये डेवलप करते हैं। साथ ही साथ
एआई का ये बहुत बड़ा ग्रोइंग नेशन है एआई को लेकर के, क्योंकि इसने, जैसा कि आपको ही पता होगा कि एआई का जो रिवोल्यूशन है उसका बहुत बेनिफिट इसराइल के पास और इसराइल से रिलेटेड है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको फिनलैंड से भी दिखता है। इसने भी आर एंड डी के बेसिस पे अपने इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन किया। फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यहाँ पर टैगा फॉरेस्ट है। तो इस कारण ये जो पहली इकोनॉमी थी, इसकी जो ट्रेडिशनल कैपेसिटी थी वो पेपर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती थी। और साथ ही साथ ये जो थी ये बेसिकली यहाँ की जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है इसके बेसिस पर ये इकोनॉमी सरवाइव करती थी। बहुत ही प्रिमिटिव था, पर इसने अपने एजुकेशन में इनोवेट किया, और आज के कारण इसीलिए इसका जो स्कूल सिस्टम है वर्ल्ड में सबसे फेमस है। और इसी के चलते यहाँ पर एक एडवांटेज मिला इनको कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जब वो अपने पूरे कोर्सेज करने के बाद निकले तो टेलीकॉम जायंट जितने भी आप सुनते होंगे, नोकिया और ये सारे फिनलैंड से निकल करके आए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स पे इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि अब ये एंटरप्रेन्योर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। पेटेंट की दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट इन कंट्रीज से होता है। और क्लीन एनर्जी के ऊपर जो भी इनोवेशन आ रहा है, जो भी स्टार्टअप आ रहा है, आपको फिनलैंड से उसका सोर्स मिलेगा। चाइना तो हम सब बहुत ज़्यादा इससे बहुत लाइक लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे लिए, क्योंकि सारे सेक्टर में, बायोटेक्नोलॉजी में और जो भी अभी नया सेक्टर है, चाइना के पास एक तरह का ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। लार्ज लेबर फोर्स होने के चलते चाइना जो भी एरिया में इंटर करता है उसको उस एरिया के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम होने के चलते ग्लोबल माइलेज मिल जाता है। तो चाइना ने भी अपने आर एंड डी में बहुत खर्च किया, और इससे इसने भी अपनी इकोनॉमी में बहुत हद तक, चूंकि अभी हाल के फिलहाल दिनों में अभी चाइना अभी स्ट्रगल कर रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी करेगा, पर फिर भी उसने काफी कुछ आर एंड डी के बेसिस पे अपने जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसका माइलेज उसने लिया। अ, आपको आयरलैंड के बारे में बताऊं कि ये भी इकोनॉमी जो थी पहले, लाइक बहुत ही प्रिमिटिव थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी। पोटैटो पोटैटो के ऊपर ये रिलाय करती थी इकोनॉमी। पर हाल के दिनों में इन्होंने अपने नॉलेज जो बेस्ड है आर एंड डी के बेसिस पे उसको इम्प्रूव किया, और इसीलिए उन्होंने ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया यहाँ पर कि आयरलैंड अब बहुत सारे एमएनसीज का हब है। यहाँ पर बहुत सारी एमएनसीज अपने रीजनल ऑफिसेज खोल रही हैं, और इस बेसिस पे इसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है इसमें। सो इन्हीं सब बेसिस से आप देख करके इस आर्टिकल को आप एनालाइज कर सकते हैं। जो ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया का जो सेल्फ गोल था जब स्टार्ट होता है हमारी इंडियन इकोनॉमी, हमारी कंट्री को जब इंडिपेंडेंट मिलता है तो हमने सेल्फ रिलायंस को एक गोल बनाया था। सेल्फ रिलायंस का मतलब यहाँ पे उस सेल्फ रिलायंस जो आप सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट ही होता है। सेल्फ रिलायंस ये होता है कि जहां एक्सपोर्ट से अर्निंग जो है इंपोर्ट के डेट से ज्यादा हो, उसको सेल्फ, आत्मनिर्भर बोलते हैं। आत्मनिर्भर मतलब आत्मपूरक नहीं ना, ये दो वर्ड है, डिफरेंट है। सेल्फ रिलायंस डज नॉट मीन सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ रिलायंस मीन्स so much capable so that we can like settle our import debt from our export earning। तो हमारा मकसद यही था। पर है क्या, इसके बावजूद हमारे पास ट्रेड डेफिसिट होता चला गया। हम शुरुआत से ही सोशलिस्टिक पैटर्न में थे, तब से ही हमने सेल्फ रिलायंट मतलब एक्सपोर्ट को ज्यादा रखने की उम्मीद बनाई थी, पर हम हमेशा से ट्रेड डेफिसिट में आते रह गए और इंपोर्ट के ऊपर हम रिलाय किए। और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर तो हमारा इंपोर्ट चाइना की तरफ डिपेंडेंट होता चला गया। चाइना के पास इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। किसी भी प्रोडक्ट में उसके प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं क्योंकि उनका लेबर कॉस्ट सस्ता है। और हाल के फिलहाल दिनों में आपने देखा होगा कि जैसे इस आर्टिकल के हिसाब से ये कहते हैं कि बहुत सारी इकोनॉमी है जो अभी इमर्जिंग इकोनॉमी थी और काफी हद तक उन्होंने अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको इम्प्रूव किया। उसमें एग्जांपल है वियतनाम, जबकि बिल्कुल चाइना के बगल में है। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स में चाइना के साथ टसल है, इनका अपना खुद जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, उसके बावजूद एक्सपोर्ट की दुनिया में वो लगातार इमर्ज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी वियतनाम की जो गवर्नमेंट है, बजट का जो एलोकेशन है आर एंड डी के तरफ है।
इस आर्टिकल में ये कहते हैं कि जो R&D इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो बिल्कुल लो लेवल पे है, 1% है GDP का। और इसीलिए हमारी जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी से compete नहीं कर सकती, नहीं कर पा रही, क्योंकि उसको वो माइलेज नहीं मिल रहा, उसका स्केल अप नहीं हो रहा, उसको वो एफिशिएंसी नहीं मिल पा रही जो हमारे R&D से मिल जाती। और इसीलिए हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हम यही R&D के में जो एलोकेशन है फंड का, अगर हम चाइना, US और साउथ कोरिया जैसी चीज से करें, तो हम बहुत पीछे हैं। और इसी कारण हमारे यहाँ जो इनोवेशन है, नॉलेज बेस्ड जो प्रोडक्शन है, उसमें बहुत भारी कमी है। अ, इसके बाद हमारे पास पेटेंट में भी हमारी रैंकिंग जो है बहुत नीचे है। ये बताता है कि हम कितने ज़्यादा फॉरेन नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इसी सब बेसिस पर ये आर्टिकल आपको मिलता है। और ये आर्टिकल में जो फर्दर पार्ट है वो ये कहता है कि देखो, हमारी जो इकोसिस्टम है बिजनेस की, वो इतनी सुटेबल नहीं है जिससे कि बिजनेस स्केल अप किया जाए। और इसीलिए जो कॉरपोरेट्स हैं उनको एक ऐसा इनोवेशन लैंडस्केप नहीं मिल रहा जिससे कि हम जो ग्लोबल लोकल कंपनीज है वो ग्लोबल कंपनी बन पाए। बहुत ज़रूरी है कि जो बिजनेस है उसमें वैल्यू एडिशन किया जाए R&D से, जिससे कि इकोनॉमी को ओवरऑल सपोर्ट मिले। इसमें यही है कि बाकी बड़े कंपनी से हमारी जो स्टार्टअप्स हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। जबकि आप देख सकते हो कि जितनी भी बड़ी कंपनी है ग्लोबल लेवल पे, उनके सारे मैनेजर्स इंडियंस हैं ज़्यादातर रेस्पेक्ट में, आप देखोगे इसमें। तो कुल मिला के जो कंक्लूजन है ये कहता है कि इंडिया को बहुत ज़रूरी है कि वो R&D पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, जैसे कि AI के दौर पे हम एक ऐसी सिस्टम को डेवलप करें जो इनोवेट करे, जो इकोनॉमी को सपोर्ट करे, और जिससे कि हम जो इस ट्रैप में फंसे हैं, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप के कंट्री के जो ट्रैप में हैं, उससे बाहर निकलें, इमर्ज करें, हम डेवलप कंट्री बन पाए। तो इसके रेस्पेक्ट में मैं आपको कुछ पॉसिबल क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। तो एक ये क्वेश्चन है जो कि 250 वर्ड्स में आप लिख सकते हो। अ, और बहुत पॉसिबल है कि एक छोटा सा क्वेश्चन आपको 150 वर्ड्स में भी मिल जाए, जिसपे आपको आज के इम्प्लीकेशन में इंडिया चाइना के जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड रिलेशन, उसके ऊपर एक एनालिसिस करने को मिले। तो आज का सेशन इतना ही। थैंक यू वेरी मच।